फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज़ ऑल में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहते हैं। सो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जो चैप्टर मैंने आपको नहीं बताया था वो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। सो आज हम इस वीडियो के दौरान फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, इसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। और बिना ही वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर एक्सटेंड बाय प्रेशर एंड this is what measuring atmospheric pressure means, measuring atmospheric pressure at by barometer। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे पेजेस ऑन हैं, आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं। हम जैसे जैसे पेजेस को पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे हम पेजेस को टर्न करते चलेंगे। सो हमारा पहला पेज है जो कि इसमें बता रहा है फोर्स, अबाउट द फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। सो force, when we push anything or when we pull anything, that is only the force। हम जब किसी भी चीज़ को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचते हैं या दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हम जब उसे धक्का देते हैं, ठेलते हैं, सो वहाँ पे जो भी थिंग्स हो रहे हैं वो वैसे तो फोर्स विजिबल होता नहीं है, हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम फोर्स को महसूस कर सकते हैं। हाउ वी जस्ट रियलाइज द फोर्स व्हेन वी आर मूविंग एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट, सो देयर द मूवमेंट बाय द ऑब्जेक्ट, the distance taken by the object from their real position to the another position, so how's that position takes place, कैसे वो अपना पोजीशन, हाउस पोजीशन चेंजेस द ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हुई, बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई ना करें, हम वहाँ पे कुछ भी मेहनत ना करें, तो क्या वो ऑब्जेक्ट अपने से दूसरी जगह पे घिसक कर आएगा? नहीं आएगा। सो फॉर फोर्स इज अ पुश और पुल एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ को ठेलेंगे या फिर खींचेंगे अपनी ओर, सो वही क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, हम जिस यूनिट में उसको मेज़र करते हैं उसका वो यूनिट होता है न्यूटन, विच इज़ डिनोटेड बाय एन। न्यूटन, ये नाम सर आइजैक न्यूटन के नाम से लिया गया था। सो टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फोर्स दो तरह के होते हैं, ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact force, the force which acts when objects are physically with contact with each other। कॉन्टैक्ट फोर्स कब वर्क में आता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं, उनके बीच में कांटेक्ट होता है, तभी वहीं पे उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स लिख सकते हैं आप फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, muscular force। These are the types of force, these are type of contact force, means these force will only work when they are the physical contact with object। जब ऑब्जेक्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होंगे तभी ये दोनों ये फोर्सेस वर्क में आएंगे। सॉरी, मैं टर्न कर लेता हूँ पेज। सो हम जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आती हैं तभी कांटेक्ट फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स कैरिंग एनीथिंग, हम जब किसी बॉल को किक कर रहे हैं, जब हम बकेट को हैंडल किए हुए हैं, या फिर हम बैग को अपने शोल्डर्स पे हैंडल किए हुए हैं, हैंग किए हुए हैं,
सो वहाँ पे हमें मस्कुलर फोर्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास दम ही नहीं होगा, हम एकदम दुबले पतले से होंगे, तो क्या हम बड़ा वाला बकेट उठा सकेंगे? क्या हम बॉल को किक करने के लायक होंगे? नहीं, हम बॉल को किक करने जाएंगे और हम खुद ही किक हो जाएंगे, हम खुद ही गिर जाएंगे। So, force which acts when the two bodies are in contact with each other, that is the only contact force. The force which applied only when our muscles works. जब हमारी मसल्स वर्क करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स वी आर डूइंग एनीथिंग, सो दे आर द फोर्स विच इज एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट है elastic force. I'll give you the simple example of spring, and if you don't know the spring, so you will take the example of rubber band. When we stretch a rubber band, it get expands, वो फैल जाता है. सो वो क्या होता है? इलास्टिक होता है. वो इलास्टिक होता है, उसके लिए इतना फैलता है. सो हाउ इट्स गेट, वो एक दूसरे से जब कनेक्ट होता है तभी तो वो फैलता है. अगर आप रबर बैंड को तोड़ दे, आधे आधे में कर दे, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना रहे, तो क्या वो फैलेंगे? नहीं. वो स्ट्रेच होंगे? नहीं होंगे, वो अलग पार्ट्स में होंगे. लेकिन हम अगर उसकी बात करें, अगर हमने एक रबर बैंड लिया है, हम इसको इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा. लेकिन अगर हम इसे यहीं पे आधे पे से काट देते हैं और फिर आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच नहीं होगा. सो elastic force is also example of contact force, means it also acts only when the objects are in contact with each other. Next, frictional force. frictional force के बारे में जहाँ तक है मैंने आपको बता ही दिया है, और उसके बारे में मैंने एक वेरीफाइड चैप्टर भी आपको दे ही दिया था. उसमें एकदम ब्रीफली हमारे फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है. ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना ही सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है, बल्कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को भी वो स्टॉप करता है. और फ्रिक्शनल फोर्स कब वर्क में आता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के सरफेस के रफनेस से होता है. नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मीन्स दिस फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन नॉन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. एग्जाम्पल अगर लें हम तो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स दिस फोर्स एक्ट्स whether the objects are in contact with each other or not. ये फोर्स चाहे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में हो या ना हो, ये काम अपना चालू रखते हैं. अब मैग्नेटिक फोर्स है, व्हेन वी टेक अ टू मैग्नेटिक फोर्स, सो जब हम दो मैग्नेट को लेंगे और उन्हें थोड़ी दूरी पे रखेंगे, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे. अगर हम उसे छोड़ देंगे तो जाकर एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. सो क्या वहाँ पे वो दोनों पहले कांटेक्ट में थे? नहीं, वो पहले कांटेक्ट में नहीं थे. उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और फिर बाद में जाकर एक दूसरे से चिपक गए. और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब नेगेटिव पोल्स होंगे, उसमें मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल्स होते हैं और नॉर्थ पोल्स होते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, वेट अ मिनट. हाँ, सो मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं. साउथ पोल, उनका नाम रखा है नॉर्थ पोल रखा गया. साउथ पोल जब पॉजिटिव पोल्स एक साथ होते हैं तो वो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं. यानी कि जब पॉजिटिव पोल्स नॉर्थ पोल को अगर हम आपस में लाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो दूर भागेंगे. लेकिन अगर हम साउथ और नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आप इसका सिंपल सा एग्जांपल लिख सकते हैं. अगर हम किसी भी कंघी को अपने बाल में रब करते हैं, उसके बाद हम स्मॉल पेपर्स को रखते हैं, सो वहाँ पे जब हम उस कॉम्ब को अपने बाल में
घिसे हुए कॉम को जब हम उस छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो उनको अट्रैक्ट करेगा और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो जाकर उस कॉम में चिपक जाएंगे। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द रबिंग ऑफ कॉम द कॉम गेट चार्ज्ड एंड चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज्ड बॉडी। और यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हुआ वो बिना किसी कांटेक्ट के हुआ। क्या पहले से कॉम्ब और कोई उसका पेपर का कोई कनेक्शन था? नहीं था। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ अट्रैक्ट समथिंग टुवर्ड itself, that is only gravitational force, and this term is given by Sir Isaac Newton. When we fall any ball towards the sky, then after some times it comes downward due to the gravitational force, gravity of अर्थ। जब हम किसी भी बॉल को ऊपर आसमान में फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद वो ज़मीन पे नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस वहाँ पे जो अर्थ की ग्रेविटी होते हैं वो उस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो हेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन द बॉल एंड बिटवीन द अर्थ। सो दिस टर्म हैज़ बीन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को हम किस यूनिट में नापते हैं? फोर्स है आप कह लें force is just united in Newton, which is written as n से वो माना जाता है और वो बोलते हैं हम उसे न्यूटन टर्म दिया गया है। नेक्स्ट हमारा बैलेंस्ड रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपका 100 ग्राम फोर्स होगा तो अगर हम न्यूटन के हिसाब से नापेंगे तो आपका 0.98 न्यूटन होगा। 1000 ग्राम होगा, 1 किलोग्राम होगा तो 0.9 होगा, नहीं सॉरी 0.9 9.8 होगा आपका न्यूटन। नेक्स्ट हमारा रिजल्टेंट फोर्स। जब सिंपल द रिजल्टेंट फोर्स after applying the force, different types of force, the outcome which comes out, that is called the resultant force. जब फोर्स अप्लाइड होते हैं, आप जैसे आपने हम ऐसे बताते हैं आपको, जब आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सिंपल आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उस ऑब्जेक्ट पे आप लोग 3-4 लोग या फिर आप 2 लोग उसे धक्का दे रहे हो, तो धक्का देने के बाद जो कुछ भी होता है उस ऑब्जेक्ट में, जो भी मूवमेंट होता है वो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स के 2 कंडीशंस होते हैं। क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में, जैसे कि हम ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम 2 लोग यहाँ पे धक्का दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को और इसी लाइन में और इसी डायरेक्शन में, सो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमारे जो फोर्स अप्लाइड होते हैं उनके बराबर का होता है। और उससे क्या होता है, हमारी जो भी वो होती है, जो भी हमारा मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो स्मूथ होता है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में 2 फोर्स लगाएं, लाइन सेम हो, ऑब्जेक्ट हम एक ही ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, एक ही लाइन में हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, सो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फोर्स होती है, जो फोर्स होता है वो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो उन दोनों फोर्स का क्या होगा, उन दोनों फोर्स का जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा, जो भी उनके एक दोनों को उनका जो भी घटाने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। और उसमें क्या होता है, जो हमारा उसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें बहुत ही हार्ड हो जाता है उसकी मूवमेंट। ये वाला ज़्यादा हो गया और ये वाला कम हो गया तो उसमें क्या होता है, इस तरफ ज़्यादा जाता है, इस तरफ कम हो जाता है, तो न तो उस तरफ जाता है न तो इस तरफ जाता है। लेकिन अगर बराबर रहता है सो वो अच्छा रहता है। सो ये था हमारा बैलेंस्ड और रिजल्ट। अब जैसे यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और 2 लोग ले लेते हैं, राम और श्याम। एक ऑब्जेक्ट को राम और श्याम मूव कर रहे हैं, 100 एक लगा रहा है, 100 न्यूटन एक फोर्स लगा रहा है, एक 150 न्यूटन लगा रहा है, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 250 न्यूटन आएगा। लेकिन
अगर एक ही ऑब्जेक्ट को राम इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, श्याम इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, ये 150 लगा रहा है और ये 100 लगा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 50 आएगा। नेक्स्ट हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसके चारों ओर से फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ से भी 100, इस तरफ से भी 100, उस तरफ से भी 100 और इस तरफ से भी 100, तो वहाँ पे क्या कुछ मूवमेंट होगा? नहीं, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि हर एक तरफ से 100 लगाया जाएगा। लेकिन अगर उस तरफ से 100, इस तरफ से 200, इस तरफ से 150, इस तरफ से 250, सो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो भी वो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, तो उसमें क्या होगा? वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर हम रोप ले, अगर रोप में 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं, सो वहाँ पे ना इस तरफ वाला खींच पाएगा और ना इस तरफ वाला खींच पाएगा, रोप वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन हम इस तरफ 4 कर देते हैं और इस तरफ 3 कर देते हैं, तो जो भी इस तरफ वाले लोग होंगे, जो भी इस टीम के होंगे, वो इस तरफ खींच जाएंगे और रोप इन तरफ वालों के पास आ जाएगा। तो जब रोप मूव नहीं किया तब तो वो बैलेंस था, लेकिन जब रोप मूव किया और इस तरफ वाले इस तरफ आकर गिर गए, तो वहाँ पे रोप अनबैलेंस्ड हो गया। सो यही था फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा, अगर वो 0 होता है तो हमारा फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा, अगर हमारा 0 नहीं होता है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। नेक्स्ट है कि हम फोर्स जब भी अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स उसके होते हैं। सो फोर्स क्या करता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है, किसी भी स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है, किसी का भी डायरेक्शन चेंज कर देता है, किसी का भी शेप चेंज कर देता है, किसी को स्लोअर कर देता है तो किसी को फास्टर कर देता है। अगर बॉल रखी हुई है, उसे हम किक मार देंगे तो वो रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन पे आ जाएगा। अगर बॉल मूव कर रही है, अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो वो मूविंग पोजीशन से रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अगर बॉल धीरे धीरे मूव कर रही है, अगर हम उसे किक मार देंगे तो वो बहुत तेज भागेगी। और अगर हम बॉल उस तरफ मूव कर रही है, हम उस तरफ से इस तरफ किक कर दें तो बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर हम कुछ भी लिए हैं, स्टिक वगैरह लिए हैं, स्टिक इतना बड़ा है, अगर हम उसे तोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? उसका शेप बदल जाएगा और साइज भी उसका बदल जाएगा। सो ये थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। आपने बहुत से वर्ड रिलेटेड टू प्रेशर आप पढ़े होंगे। ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर से रिलेटेड वर्ड आप सुने होंगे। सो आपने कभी सुना, समझा, क्या जानने की कोशिश की कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होता है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होता है हमारा प्रेशर। अगर ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स पड़ रहा है तो इसके ऊपर जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो होता है हमारा प्रेशर। इसकी जो भी उसके बाद हालत हो रही है वो होता है हमारा प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा बात कि जब हमारा एरिया इंक्रीज होता है तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब हमारा एरिया डिक्रीज होता है तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, उसका एरिया छोटा है, उसका एरिया डायमीटर जो कुछ भी है वो छोटा है, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स पड़ेगा, जो भी फोर्स है अप्लाइड होगा वो सिर्फ इतने में ही होगा। तो यहाँ पे प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो भी फोर्स होगा वो इतने, जो भी फोर्स अप्लाई के बाद जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन पड़ेगा वो सिर्फ इतने के अंदर में पड़ेगा। लेकिन अगर ये इतना हो जाता है और इसके ऊपर जो भी फोर्स पड़ेगा, वो जो भी अप्लाई होगा फोर्स वो इतने में डिवाइड होगा। सो यहाँ पे प्रेशर का चांस कम होगा, क्योंकि थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा उधर हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा होगा, सो वो जो छोटा होगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है।
कुछ हम इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं प्रेशर के। आप स्काइडर्स को देखे होंगे जो आइस में स्काइड करते हैं, उनके जो स्लेट्स होते हैं वो क्यों बड़े बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि अब मैन कैसा है, जो भी आदमी है वो कैसा है, मोटा है पतला है, उसका जो भी फोर्स, जो भी प्रेशर उसका ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, उसमें स्लेज पे पड़ेगा, सो वो दब ना जाए, उसका जो भी प्रेशर हो वो बट जाए, इसीलिए उसे लॉन्ग बनाया जाता है। क्यों स्लेजेस में व्हील्स नहीं दिए जाते हैं? अगर हम व्हील्स देंगे और आदमी का वजन ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो व्हील्स होगा डायरेक्ट अंदर आइस में धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए व्हील्स को भी ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जाते हैं। हमारी जो भी वो होती हैं, जो भी साइकिल्स होती हैं, जो हमारी ट्रैक्टर्स की व्हील्स होती हैं, आप देखते हैं ना बड़े बड़े ट्रैक्टर्स की व्हील होती हैं, वो इतनी बड़ी क्यों होती हैं? वो क्या करती हैं, सॉइल में प्रेशर को डिक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर हो वो सॉइल में अच्छे से मूव कर पाए। क्या होता है, हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस को, डॉग्स को और बहुत डोंकीज़ को अगर आप डेजर्ट में ले जाएं चलाना चाहें तो क्या वो कंफर्टेबली कैमल की तरह चल पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके जो ब्रॉड्स हैं, जो भी नीचे के उनके फिट हैं वो छोटे हैं, उसके वजह से वो अंदर जाने की, घुसने के, डेजर्ट के अंदर घुसने में चांसेस हैं। इसीलिए जो कैमल्स होते हैं उनके जो फिट्स होती हैं वो ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली मूव करते हैं डेजर्ट में। आप देखते हैं जो भी आप पिन लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं जो कि नुकीला होता है, वो नुकीला क्यों बनाया जाता है? नुकीला होता है तो वो टिप पे बनाया जाता है। अगर आप पिन लेते हैं, सुई लेते हैं, तो उसका नुकीला जो भी पॉइंट होगा वो टिप पे होता है। क्यों होता है? अगर हम यहाँ पे मोटा कर दें तो सही नहीं रहेगा, तभी कपड़ा सिला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मोटा हम कर देंगे तो वो, अगर हम जिस भी कपड़े के अंदर डालेंगे वो वहाँ पे इजीली नहीं जाएगा, कपड़े के फटने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसे पतला बनाया गया होता है, जिसकी वजह से वो इजीली अंदर चला जाता है। अब सबके मापने तौलने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं, तो प्रेशर को मापने के लिए कुछ तो यूनिट बनाएंगे। हाँ, इसके लिए यूनिट बनाए हैं पास्कल, जो कि हमारे बेलिस पास्कल के नाम से लिए गए थे, जो कि एक अच्छे मैथमेटिशियंस हैं। और बेलिस पास्कल के नाम से ये यूनिट लिया गया है। फोर्स का प्रेशर, फोर्स का न्यूटन, एंड बेलिस प्रेशर का बेलिस पास्कल। अब हमने सबके बारे में, सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जब आपको पता होगा, जब लिक्विड गैस एक साथ में होते हैं तो उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। अब ये गैसेस लिक्विड हैं, इनके भी तो कुछ प्रेशर्स होते होंगे, अर्थ पे, सरफेस पे, कहीं पे भी इनके सरफेस पे होते होंगे। सो आप देखिए यहाँ नीचे एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप नीचे एक्टिविटी देख सकते हैं। दिस इज द एक्टिविटी आई एम शोइंग टू यू। ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी यहाँ पे इसलिए शो की गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटीज में क्या शो कर रहा है, this is a bottle, okay, bottle, and bottle have 3 points. This is at the bottom, this is here, and this is here. So if we fill water in it, so the water get dropped into the towards the surface. This is near, this is more far, and this is much far. So आप जब बॉटल में पानी भरेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, जो सबसे ऊपर वाला होगा सबसे पास गिरेगा, नीचे वाला उससे थोड़ा दूर, और सबसे नीचे वाला सबसे दूर गिरेगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये डेप्थ के अकॉर्डिंग भी प्रेशर लगता है, या क्या होता है, यहाँ पे पानी का क्रम प्रेशर होता है। तो इसके लिए ये पास वाला होगा वो थोड़ा पास गिरेगा, उसके नीचे वाला उससे दूर, और सबसे नीचे वाला सबसे दूर गिरेगा। इसमें क्या होता है, ये जो पहला वाला होता है इसके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर होता है तो इसके लिए पास गिरता है। उसके नीचे वाला, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है तो वो थोड़ा दूर गिरता है। और जो नीचे वाला होता है उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर होता है, जिसके लिए वो और दूर गिरता है। और एक और होता है, अब ये तो हो गया डिस्टेंस पे। अगर हम एक पास में ही करें, यहाँ पे करें,
तो उसके बाद ही अगर हम पास में ही एक चारों तरफ कर दें, सो वहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो भी वाटर सरफेस पे गिरेगा वो सेम डायरेक्शन पे गिरेगा, ना कोई ज़्यादा दूर गिरेगा ना तो कोई कम दूर गिरेगा, सब एक बराबर प्लेस पे गिरेंगे। तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो डेप्थ पे सराउंडिंग पे वो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो पास्कल लॉ बोलता है कि जो प्रेशर इक्वालिटी देता है डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में प्रेशर इक्वालिटी देता है, यानी कि डायरेक्शन सेम है, प्लेस सेम है, तो उसमें इक्वालिटी रहेगा, न कोई ज़्यादा दूर गिरेगा ना कोई कम दूर गिरेगा। अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में, और हमारा अर्थ में भी एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है, अगर आप कोई कैन ऑन लेते हैं तो उसमें से आप वाटर कैसे करते हैं, तो वाटर आप पीते हैं और उसमें से आप कुछ पाइप्स लगा के पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो प्रेशर होता है, आप जब पुश करते हैं, जब आप उसमें हवा भरते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो वहाँ के जो भी अंदर सब्सटेंस होता है उसको पुशअप करता है, सो वो आकर सीधे आपके फनल में होते हैं, फिर उसके बाद आप उसे ड्रिंक कर सकते हैं। या फिर अगर इसे आप छोड़ें तो आप एग्जाम्पल ले लें, कोई कैन ले लें या फिर आप कोई टीना ले लें। टीने में आप देखते हैं दो तरफ वो होते हैं, सर्कल्स होते हैं खोलने के लिए, दूसरी तरफ पहली तरफ, और अगर हमें निकालना होता है तो हमें दोनों तरफ के खोलने के होते हैं। इसलिए क्या होता है, आप एक तरफ का भी खोल के निकाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन आप जब दोनों तरफ का खोल दोगे सो एक तरफ से तो निकलेगा और एक तरफ से हवा अंदर जाएगी, जो कि वहाँ पे जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसे प्रेशराइज करेगी और वो जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू कर देगा। अब ये सब है तो इसे भी मापने के लिए कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे हम बैरोमीटर बोलते हैं, मैनोमीटर होता है जिसे कि हम लिक्विड के प्रेशर को नाप सकते हैं। बैरोमीटर में क्या होता है, एक मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, बीच में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो मर्क्यूरी वो इंक्रीज करता है, ऊपर की तरफ होता है, और लेकिन जब प्रेशर कम होता है तो जो मर्क्यूरी होता है वो नीचे होता है, स्लो डाउन होता है। ये तो हो गया बैरोमीटर। एक एंड्रॉयड मीटर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी है एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी नहीं प्रेजेंट होता, उसमें आपको सीधा सीधा जो कुछ भी बताना होता है वो आपको वहाँ पे सीधा सीधा बता देता है। क्या होता है, माउंटेनर्स, बहुत बार आप सुने होंगे, माउंटेनर्स जब ज़्यादा ऊपर जाने लगते हैं, ज़्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनके नाकों से नोजेस से ब्लड निकलने लगते हैं। वो ऐसा होता है, वहाँ पे जब वो पहुंच जाते हैं तो उनकी जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लडिंग होने लगती है। सो यहाँ पे आपको की टर्म्स दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और एक्सरसाइज भी है यहाँ पे दो हैं, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। और रही बात इस वीडियो में, सॉरी है आप लोगों से, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ क्षण के लिए पॉज हो गया हूँ, जिसमें मैंने पेजेस पलटने के लिए मैं वहाँ पे चुप हुआ हूँ। सो उस गलती को मैंने माफ़ करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, बाय।